बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। सेहत के मामलात बहुत सेंसिटिव होते हैं, नाजुक होते हैं, लेकिन सेहत मामलात में अगर हुकूमत जो है वो वक्तन फ़वक्तन इनिशिएटिव लेती रहे, गरीब आवाम का मैं इसलिए नाम ले रही हूँ गरीब आवाम, क्योंकि आवाम बिलबिला रही है, आवाम परेशान है, आवाम सेहत सहूलियात की वजह से दुख होता है। सरकारी अस्पतालों में नो डाउट सहूलियात हैं, लेकिन रश बहुत ज़्यादा है, आवाम की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं। आवाम चाहती है अद्वियात फ्री मिले, टेस्ट की सहूलतें फ्री, लेकिन इतनी लंबी कतारों में जब दो तीन दिन का इंतज़ार करना पड़ता है और उसके साथ फिर अगर इलाज मौलजी की सहूलियात ना मिलें। ऑल्दो कुछ दिन पहले मैं जो अच्छी चीज़ें उनको ज़रूर अप्रिशिएट करूँगी, डॉक्टर मसूद सादिक के साथ जो प्रोग्राम हुआ और बच्चों की हार्ट सर्जरी के हवाले से जो इनिशिएटिव लिए गए, वी मस्ट अप्रिशिएट। इससे पहले मैंने ये चीज़ें कभी नहीं सुनी थी और किस अच्छे अंदाज में उस पर अमल दरामद हो रहा है, तो अच्छी चीज़ों को हम अप्रिशिएट भी करते हैं। बट आप कैमरा लेके जाएं और किसी भी अस्पताल के बाहर लोग आपको जो कुछ हम सवाल भी नहीं पूछते तो लोग खुद बयान करना शुरू कर देते हैं। अब इस पे क्या किया जा सकता है? हुकूमती इक़दामात, हेल्थ डिपार्टमेंट में फ्री अद्वियात, फ्री टेस्ट की सहूलत, और फिर एक टाइम पे बड़े अच्छे तरीके से हेपेटाइटिस की अद्वियात, कैंसर के अद्वियात मरीज़ों के घर पहुंच रही थी। अब क्वेश्चन मार्क है, लोग शिकायत कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? इस पे भी बात करेंगे और इसके साथ साथ बेसिक हेल्थ यूनिट, क्लिनिक ऑन व्हील जो इनिशिएटिव लिए गए, अब इन चीज़ों पे फॉलो अप अगर ना होता रहे तो लोगों को सहूलियात उस तरह से नहीं पहुंचती हैं। लाहौर के अलावा दूसरे शहरों में हस्पतालों की सूरत हाल वो भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब मौजूद हैं, अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, ठीक ठाक हैं आप? ख्वाजा साहब, काफ़ी सेंसिटिव जिम्मेदारी है और बड़ी जिम्मेदारी भी है। नो डाउट इक़दामात होते भी रहें, कहीं पे एक दिन के लिए भी स्टॉप लग जाए तो बहुत सारे सवालात आ जाते हैं, तो समझते हैं कि वो सवालात लोगों का राइट है। बिस्मिल्लाह। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप लोगों का बड़ा शुक्रिया, आपने बड़े लंबे अरसे के बाद मुझे आज जो है वो तलब किया है। गो कि मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं सिटी एट 10 पे आया करूँ, लोगों के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया करूँ, लेकिन मेरी सबसे पहले आपसे बाज़ाब्ता रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे ज़रूर बुलाएं। सर इंशाल्लाह आपको बुलाते रहेंगे हम। नंबर 2 बात यह है कि देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप अभी अपने जो अपना इंट्रो दिया उसमें बेहतरीन बात की है कि सरकारी अस्पताल, मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि सरकारी अस्पतालों का जो HR है वो दी बेस्ट है, सरकारी अस्पतालों की फैसिलिटीज़ दी बेस्ट हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है सरकारी अस्पताल में, जो कि एक गरीब, एक आम आदमी मजबूरन उसको फेस करता है और एक वेल ऑफ शख्स जो है वो नहीं चाहता कि मैं इस प्रॉब्लम को फेस करूं, वो उन सरकारी अस्पतालों का हद से ज़्यादा रश है। उसकी बुनियादी वजह ये भी है कि थोड़ी सी हमारे लोगों में अवेयरनेस की कमी है। देखिए, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, इस पेशेंट को अस्पताल में फौरी नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, एग्री। इन्हें अपने प्रॉपर नज़दीकी GP के पास जाना चाहिए, और उसके बाद जिस तरह मुख्तलिफ ममालिक में होता है कि स्टेप बाय स्टेप रेफरल किया जाता है अस्पतालों में, जी जी। आप डायरेक्टली उस तरह नहीं जाते, लेकिन यहाँ कल्चर ये है कि जब मर्जी जो उसका जो दिल करेगा वो चले जाएगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि चले हमें जाना चाहिए, और लोगों के लिए पनाहगाह के तौर पे भी सरकारी अस्पताल ही है मादरत के साथ। तो जहाँ तक आप इस बात का ताल्लुक़ है कि आपने ये कहा कि अद्वियात की फ़राहमी और दीगर चीज़ें अगर एक दिन के लिए भी उनमें गैप आ जाए, आप दिन की बात करती हैं, मैं कहता हूँ अगर 1 घंटे का भी गैप आ जाए तो ये एक बहुत मुश्किल मरहला जो है वो हो जाता है, और इसीलिए कोशिश ये की जाती है कि इसको हर वक्त कंटिन्यूटी से चलाया जाए। और हेल्थ जो है वो एक 24/7 इशू है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ईद की छुट्टियाँ हैं तो अल्लाह ना करे किसी को हार्ट अटैक होता है तो दिल ये थोड़ी पूछता है कि आज छुट्टियाँ नहीं हैं, छुट्टियों के बाद आपको अटैक करवा लेंगे, तो भाई ये तो किसी वक्त भी कोई मामला हो सकता है। तो इसलिए अक्सर हम कहा करते हैं आपस में जब बात करते हैं हेल्थ के लोग कि यार हम ना पुलिस में भर्ती हुए हैं, क्योंकि महकमा पुलिस भी एक ऐसा इदारा है रेस्क्यू 1122 की तरह के, जहाँ किसी वक्त भी अलार्म बेल जो है वो बज जाती है। तो इन तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए अपनी पॉलिसीज़ बनानी होती है। और मोहतरमा चीफ़ मिनिस्टर साहबा मरियम नवाज़ शरीफ साहबा ने जब ओथ लिया था, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, तो उन्होंने ये कहा था कि हेल्थ और एजुकेशन मेरी टॉप प्रायोरिटी है। और आज भी आप देखें कि हेल्थ को इन तमाम नामसाइद हालात के बावजूद, फाइनेंशियल क्रंच के बावजूद, हेल्थ के प्रोजेक्ट उन्होंने टॉप फोकस करके रखे। आप अगर उनके पिछले 2-2.5 साल की हम बात करें, जो उनका टेन्योर था, क्लिनिक ऑन व्हील्स उन्होंने मैदान में उतारा, जो आज तक 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को उनके घरों की दहलीज पर इलाज दे चुका है।
लेकिन जब क्लिनिक ऑन व्हील किसी का मोहल्ले में जाता है तो किसी को नज़ला है, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, यहाँ कुछ भी नहीं है, वो चेकअप कराना चाहता है तो वो फैसिलिटी उसको अवेलेबल होती है जी। इसी तरह से मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल्स हैं। इसी तरह से हमारा जो नया प्रोग्राम अब हम लेकर आए हैं, मैं चूँकि ये सारी चीज़ें जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, हेल्थ के 2 महकमे हैं, एक सेहतोबादी है जिसको मैं डील करता हूँ और एक स्पेशलाइज हेल्थ केयर है जो जिना अस्पताल, मी हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल, ये सलमान रफ़ीक साहब की मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, इसको वो डील करते हैं। अक्सर लोग इस मिक्स कर देते हैं और मेरे पास जब शिकायतें आ रही होती हैं तो अक्सर टीचिंग अस्पतालों की आ रही होती हैं तो मैं बहरहाल वो कन्वे करता हूँ, लेकिन वो मेरा बेसिकली डोमेन नहीं है। तो हम चाह ये रहे हैं, चीफ मिनिस्टर चाह ये रही हैं कि एक तो लोग बीमार होते हैं तो उनका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो बुनियादी बात है कि लोगों को बीमारी से ही बचाना कितना प्रिवेंशन पे बात करनी है। तो जब तक हम प्रिवेंशन को ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, उसके ऊपर अपने बजट की एलोकेशन ज़्यादा नहीं करेंगे और जब तक हम अपनी पॉलिसी को इस तरह से अडॉप्ट नहीं करेंगे कि हमें मरीज़ को मरीज़ बनने से पहले बचाना है, मर्ज़ पर काम करना है, तो मर्ज़ पर काम करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहबा ने हमें जो है वो एक बेहतरीन प्रोग्राम जो है वो दिया है जिसको कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स का प्रोग्राम कहते हैं। शायद आपके घर में भी वो बच्चियाँ, वो बेटियाँ आई हों, वो आएंगी, वो लोगों के घरों में जा रही हैं। पूरे पंजाब में इस वक्त ये काम जारी है और वो जाती हैं और जाकर आपसे आपके घर का सर्वे करती हैं और आपके घर को और आपके तमाम अफराद को रजिस्टर करती हैं। मैं आपके चैनल के तवज्जो से कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल ना घबराएं उनसे, उन्हें अच्छे तरीके से बैठाएं क्योंकि वो आधा पौने घंटे का प्रोसेस होता है। वो आपको ID कार्ड मांगेंगी, आपसे सारे सवालात करेंगी और इस पर ये मतलब ना लीजिएगा कि वो कोई FPR से आई हैं। अगर उनके सवालात आपको ऐसे लगें कि आपके घर में AC है या नहीं है, पंखा है या नहीं है, वॉशरूम की क्या कंडीशन है, देखिए शहरों में तो ये चीज़ें इतना मैटर नहीं करती जी। बिल्कुल। बेसिकली हमने क्वेश्चनर डिज़ाइन किए हुए हैं, ज़्यादातर आबादी चूँकि रूरल एरिया से बिलोंग करती है तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनके घर का लाइफस्टाइल कैसा है, ताकि उसके मुताबिक उनकी सेहत का प्रोफाइल जो है उसको बनाया जा सके। तो हम अब तमाम जो तकरीबन 60,000 के करीब कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स होंगी जो एक एक गली, एक एक कूचा में जाया करेंगी। हर घर जियो टैगिंग पर उनके रिकॉर्ड में टैग होगा और जो नई बर्थ होगी या खुदा ना खास्ता कोई डेथ होगी वो भी उनके पास सबसे पहले नोट होगी। किसी की नई बर्थ होती है उसको वैक्सीनेशन कराना, उस बच्चे को बर्थ डोज दिलवाना, उसके सारे लवाजमात पूरे करना वो उन बच्चियों की जिम्मेदारी होगी। इसी तरह जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं इनकी सेहत का ख्याल करना, इनके तमाम प्रोसीजर्स का ख्याल करना इन बच्चियों की जिम्मेदारी होगी और तमाम हेल्थ के मामलात अल्लाह के फजल से ये बच्चियां जो है इनसे गुजर कर आगे जाएंगे। फिर जिसको जहां रेफरल चाहिए होगा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि डायरेक्टली अस्पतालों में रश करने की बजाय कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स के थ्रू होते हुए जो है वो आप बेसिक हेल्थ यूनिट पे जाएं। बेसिक हेल्थ यूनिट से अगर आपको अगले स्टेप की ज़रूरत होगी तो आपको RHC भी आज भेजा जाएगा। अगर RHC के बाद आपको THU की ज़रूरत होगी तो फिर THU। लेकिन ख्वाजा साहब सवालात ये ना जहाँ जहाँ रेफर किया जाएगा, हमें तो ये पता चलता था बेसिक हेल्थ यूनिट होते थे, डॉक्टर ही मौजूद नहीं होते थे, फिर किस तरह इंश्योर किया जाएगा कि जिधर लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये बहुत बड़ा दुख था हमारा कि जब हम शबाशी साहब के दौर में आपको पता है कि 1.5 साल में हेल्थ का वज़ीर रहा हूँ तो हमने उस वक्त बड़ी मेहनत करके स्पेशलाइज हेल्थ केयर के साथ मिलकर सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी बनाई कि जिसने FCPS करना है वो पहले 6 माह BHU पे काम करे और अपने मार्क्स ले ले और उसके बाद वो जाकर अपना स्पेशलाइजेशन कर ले, क्योंकि अदरवाइज़ तो जो BHUs थे उनकी हालत ऐसी थी, लोग जाते नहीं थे और डॉक्टर्स भी बाज़ दफ़ा बजा कहते थे कि जी इतने बुरे हाल में हम कैसे जाकर रह सकते हैं, दूर दराज इलाकों में BHUs हैं। तो जब वो सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी लेकर आए तो अपने मार्क्स के लिए उन्होंने सेक्रीफाइस किया और वो 6 माह के लिए जाते थे। सही। और हमारे पास जो ऑक्यूपेंसी थी वो नील हो गई, यानी नील से मुराद ऑक्यूपेंसी फुल हो गई। ठीक है। और 101% BHU जो है वो ऑक्यूपाइड हो गए, यानी 100% को भी क्रॉस कर गए। ग्रेट। स्पेयर लोग आ गए हमारे पास, लेकिन जैसे ही उनके 6 माह पूरे होते थे वो एक लम्हा नहीं लगाते थे और कहते थे कि बस अब हमें जाए। तो जब हमने ये देखा तो फिर हमने इस पॉलिसी को चेंज किया। आज चीफ मिनिस्टर साहबा मरियम नवाज शरीफ साहबा जो पॉलिसी लेकर आई हैं, हमने तमाम बेसिक हेल्थ यूनिट्स को आउटसोर्स कर दिया। आउटसोर्स का मुराद निजकारी नहीं है। अक्सर मैं चैनल आप पे देखता हूँ कि वो लफ्ज़ लिखा होता है कि ठेके पे चले गए, ठेके पे नहीं गए। ठेके वाला लफ्ज़ जो है ना वो बड़ा ज़रा थोड़ा मायूब से लगता है। एक डॉक्टर जो है एज एंटरप्रेन्योर उस पर काम कर रहा है। हमने एक डॉक्टर को ये मौका दिया है कि अगर आप अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलते और अपने पेशेंट को बड़े अच्छे तरीके से देखते, आपको पता होता कि मेरा पेशेंट है, आप उससे शफकत भी करते, उसकी बात भी सुनते, अखलाक से बात करते, मोहब्बत से बात करते। सेम वही सेटअप हमने उन BHUs पे दे दिया। पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने क्या किया कि उन BHUs को जो गंदी हालत में थे स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग्स में कन्वर्ट किया। उनकी रिवैम्पिंग हुई,
और रिवैम्पिंग के नतीजे में अगर मैं आपको शेयर कर सकूं आफ्टर और बिफोर पिक्चर, तो एक 180 डिग्री का इनकलाब है ठीक है। कि आप खुद हैरान होंगे कि क्या वाकई हम पाकिस्तान में हैं। वो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप कोई यूरोप अमेरिका के बेसिक हेल्थ यूनिट्स में आ गए, इतनी अच्छी बिल्डिंग्स बन गई हैं। अब बिल्डिंग्स खाली बन जाने से तो निज़ाम नहीं चलता, निज़ाम चलता है बंदों से। बिल्कुल। तो क्वेश्चन बहुत बड़ा ये था कि बंदे जो हैं वो पुराने वाले रखे जाएं या नए लोगों को हायर करने का चांस दिया जाए। गो कि मुझे हर जमहूरियत है, आपको इख्तिलाफ राय का हक़ है। मेरा इख्तिलाफ ये था कि नहीं, हम अपने पुराने बंदों को इन डॉक्टर्स के मातहत करें और उनसे काम लें, लेकिन मेजॉरिटी की जो राय आई उसमें मेरी राय की है जो है वो डेफिनेटली मेरी सिंगल राय थी, मेजॉरिटी की राय जो थी वो ठीक है। अक्सरियत की राय थी कि डॉक्टर्स को ये चांस दिया जाए कि इन लोगों को जो स्टाफ हायर करना है वो टीम वो डॉक्टर अपनी बनाए। मर्जी से हायर ठीक करे। है। तो डॉक्टर ने स्टाफ अपनी मर्जी से हायर किया, जिसमें बहुत सारे पुराने लोग ही रख लिए गए। ठीक। कोई 70% 75% के करीब पुराने लोग रख लिए गए, लेकिन 25% के करीब लोग जो हैं उनको नुकसान उठाना पड़ा। अब इस वक्त आलम यह है कि 24/7 BHUs जो हैं आपके लिए अवेलेबल हैं। डॉक्टर की सुपरविजन मौजूद है। ठीक है। डॉक्टर 2 बजे तक 4 बजे तक पर्सनल मौजूद होते हैं, उसके बाद उनकी सुपरविजन होती है। और अगर मैं आपको उनका रिकॉर्ड दूं तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से मरीज़ों का इलाज किया जा रहा है। और जो हम उनकी सर्वेलेंस है, आप खुद विजिट करते हैं जाके? मैं खुद भी विजिट करता हूँ अक्सर। अब तो चूँकि ज़्यादातर चीज़ें सोशल मीडिया पे नजर तो अक्सर विजिट करता नज़र आता हूँ। मेरी आदत है, मैं जाता हूँ, मैं सवाल भी करता हूँ, पूछता भी हूँ, मरीजों से पूछता। लेकिन हमने जो मॉनिटरिंग का नया निज़ाम लेकर आए हैं मरियम साहबा के हिदायत पे, बहुत डिफरेंट सा निज़ाम है। हमने तमाम अपने, जिस तरह सेफ सिटी के साथ कैमरे मुंसलिक है ना, जी। हमने तमाम अपने बेसिक हेल्थ यूनिट्स, हमारे RSCs, हमारे DHQ, हमारे THQ, सबको कैमरों से मुंसलिक कर दिया है। और सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग रूम बनाकर सर्वेलेंस ऑफिसर्स बैठा दिए हैं, जिनका 24 घंटे यही काम है कि वो फ़ोन कॉल पे होते हैं, लाइव कैमरा सामने होता है, वो पेशेंट आया होता है, वो कहते हैं जी, माइक पे बात करके कहते हैं कि पेशेंट से बात कराएं। और अक्सर रैंडमली पेशेंट से पूछा जाता है कि आप यहाँ खड़ी हैं, कितनी देर से खड़ी हैं, या आप यहाँ आए हुए हैं, आपके हाथ में ये पर्ची, आपको ये दवाई मिली है। तो अब समझे कि एक फरिश्ता लग गया। पहले होता था ना किसी ने आना है जी, तो अब एक फरिश्ता लग गया जो उनको मॉनिटर कर रहा है। अब आपकी लाइव मॉनिटरिंग। तो लाइव मॉनिटरिंग का फ़ायदा ये हुआ है कि ज़्यादातर लोग अब अलर्ट रहते हैं। लेकिन चूँकि कुछ हमारे इज्तिमाई माशरती प्रॉब्लम है, हम किसी वक्त बदतमीज़ी भी कर जाते हैं, हम किसी वक्त जो है वो ओवरडूइंग भी कर जाते हैं, गलती भी कर जाते हैं, कोताही भी कर जाते हैं। तो जैसे ही कोई गलती कोताही होती है फौरी उसका नोटिस लिया जाता है। हायरिंग फायरिंग का निज़ाम मौजूद है। दूसरे बंदे के पास भी इख्तियार है कि अगर वो मुतमिन नहीं है तो हमें 1 माह का नोटिस देकर वो BHU छोड़ दे, और अगर हम मुतमिन नहीं है तो हम उसके कॉन्ट्रैक्ट को इंक्वायरी करके टर्मिनेट कर देते हैं। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो चल पड़ा है। सेकंड जो काम हमने किया है इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए और चेंज करने के लिए, क्योंकि मैं बहैसियत मिनिस्टर ये समझता हूँ कि मेरा ज़्यादातर वक्त गुजरा करता था ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के मामला में, कि आज फ़लाँ ने कह दिया, आज फ़लाँ ने कह दिया, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया। तो हम सारा दिन यही करते रहते थे कि जनाब एक डॉक्टर को वहाँ लगा दिया। अब होता क्या कि हर किसी की ख्वाहिश है कि मैं बड़े शहर में काम करूँ, मैं अपने शहर में ही काम करूँ। जब पब्लिक सर्विस कमीशन से भी लोग आते थे, उसके बाद उनकी पोस्टिंग होती थी, तो डेफिनेटली सबको लाहौर में पोस्टिंग तो नहीं मिल सकती, इतना बड़ा सूबा है, आप सबको कहीं ना कहीं भेजना है। अब हमने जिसको चीज़ा वतनी भेज दिया और रहता लाहौर में है, या किसी को अटक भेज दिया और रहता लाहौर में है, वो एक दफ़ा तो जाता था मजबूरन, लेकिन वो अटका रहता था वहाँ पे। सही, उसका दिल वहाँ अटका रहता था कि बस मैं किसी तरीके से सिफारिश करा लूँ, कुछ कर लूँ, मैं वापस आ जाऊँ। तो जब एक बंदा ट्रांजैक्शन के फेज़ में हो और अपने आप को मुसाफिर समझे, तो वहाँ परफॉर्म नहीं कर सकता। हमने उस निज़ाम का यकसर ख़ात्मा किया है। डॉक्टर्स की हायरिंग से हमने स्टार्ट किया। हमने एक लमसम पैकेज प्रोग्राम शुरू किया, जिसके तहत 1 साल का डॉक्टर के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। और डॉक्टर हमें ऐसे अप्लाई नहीं करता कि मुझे यहाँ पर आप मुझे महकमा हेल्थ में पॉइंट कर दें। डॉक्टर हमें अप्लाई करता है कि THQ रायवेंट, DHQ अटक, या किसी भी मतलूबा फैसिलिटी में कि इस फैसिलिटी में मैं आपको अप्लाई कर रहा हूँ। उसका NTS एग्ज़ाम होता है, अभी हुआ है, और एक थ्रेश होल्ड है 50 नंबर का। जिसने 50 से ज़्यादा नंबर ले लिए वो पास है। सही। अब उसके बाद उसकी प्रेफरेंसेस हैं, टॉप 5 प्रेफरेंसेस उसने देनी है कि हर बंदा 5 प्रेफरेंसेस देगा कि अगर मैं पास होता हूँ, मेरा मेरिट आता है, तो मुझे फ़लाँ 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 जगह में से कहीं लगा दें। ठीक है। अब जिस जगह पे उसने कहा होता है, हम जितने लोगों ने कहा होता है हम उन तमाम को उस बॉक्स में डाल देते हैं। अब उस THQ या DHQ में अगर 10 सीटें हैं और 40 लोगों ने NTS पास कर लिया और 40 लोगों ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि हम DHQ अटक में लगना चाहते हैं, तो टॉप 10 जो 10 सीटें हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं और बकाया को अगली प्रेफरेंस में भेज दिया। इस तरह उसको 5 चांस मिलते हैं।
अब उसका फ़ायदा क्या हुआ? अब उसका फ़ायदा ये हुआ है कि मैंने अगर नौकरी ज्वाइन की है और मैंने THQ रेनाला में नौकरी ज्वाइन की है, मैंने THQ फोर्टाबास में ज्वाइन किया है, तो अब मैंने वो साल फोर्टाबास में ही गुजारना है। ठीक है। और अगर मुझे वहाँ से नौकरी छोड़नी है या ट्रांसफ़र चाहिए तो मैं उस नौकरी को छोड़ूंगा और फिर दोबारा अगले प्रोसेस में THQ किसी और में या DHQ किसी और में अप्लाई करूंगा। अब इसका फ़ायदा ये हो गया है कि कम से कम वो 1 साल हमें कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात नहीं आएगी। कोई और फिर सिफारिश सबसे बड़ी जो बुनियादी उसका फ़ायदा है कि उसकी कारकर्दगी मॉनिटरिंग होगी, उसके जो है वो तमाम SOPs बन गए हैं और तमाम इंडिकेटर्स बन गए हैं। वो अपने इंडिकेटर्स पूरे करेगा तो उसका कॉन्ट्रैक्ट अगले साल रिन्यूअल हो जाएगा। अगर वो इंडिकेटर्स पूरे नहीं करेगा उसका अगले साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं होगा। दोनों तरफ से ऑप्शन मौजूद है। अब उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो लमसम पैकेज पे डॉक्टर्स आ रहे हैं वो ये कहते हैं कि हमें चूँकि अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर नौकरी आगे कंटिन्यू करनी है तो फिर वो तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हैं। वो ये नहीं कहते कि आप लग गए हैं बस बैठे रहें, काम करें या ना करें। समझे ना? नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। सज़ा और जज़ा का निज़ाम लेकर आया जा रहा है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। हम ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पोलियो, ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो पा रहा? इतनी बड़ी बड़ी कैंपेन्स चलती हैं लेकिन इन दी एंड हमें 3 माह बाद 6 माह बाद ये पता चलता है कि फिर एक दफ़ा से पोलियो के नमूने जो हैं वो हमारे सामने हैं। फ़लाँ जगह से फिर जो है वो नमूने जो हैं वो आपके सामने आ रहा है कि जी कामयाब मुहिम चली, उसके बावजूद हर सब क्या वजूहात होती हैं? अना देखें, ये आपने बड़ा दुखी सा टॉपिक छेड़ा है। मुझे खुद बड़ी तकलीफ़ होती है कि पूरी दुनिया में हम में से हर किसी की ख्वाहिश है कि हमारा मुल्क सरबुलंद हो। बिल्कुल, ठीक है ना? तो जब हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में कहीं पोलियो नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रह गए हैं, तो हम क्यों रह गए हैं भाई? हमें तो मैं नहीं समझता कि हमें रह जाना चाहिए था। लेकिन हमने एक तो इसको एज अ चैलेंज नहीं लिया था। लेकिन आप यकीन करें कि पिछले 2-2.5 बरस इस पर बड़ा काम हुआ। दोबारा जब पोलियो केसेस आए तो मैंने तो कंटेस्ट भी किया। मैंने, आपको याद होगा जब पंजाब का केस आया था तो मैं उस बच्चे के पास पहुंच गया था, वो पिंडी में दाखिल था। उस बच्चे के साथ मैंने फुटबॉल खेला, मैंने उसकी वीडियो बनाई। मैंने तमाम इदारों से कहा कि आपने किस तरह पंजाब पाकिस्तान को टैग कर दिया है, ये बच्चा तो फुटबॉल खेल रहा है, पोलियो अगर इस बच्चे को हुआ होता तो ये तो फुटबॉल नहीं खेल सकता था। तो मैंने बड़ी लड़ाई की। एट द एंड बहरहाल मुझे कहा गया क्योंकि बाकी सूबों में प्रॉब्लम्स हैं, पंजाब में चले नहीं है उस तरह से, लेकिन बाकी में प्रॉब्लम है। तो जब पाकिस्तान की बात आती है तो फिर सबकी बात होती है। तो इसलिए मुझे फिर प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी यही कहा गया कि भाई आप प्लीज़ थोड़ा गुस्सा ना करें और कोऑपरेट करें इनके साथ। तो हमने फिर जनाब सर तस्लीम खम कर दिया, लेकिन मेरी चीफ मिनिस्टर ने मेरा पूरा साथ दिया। ये इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने डट के साथ दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल तुम ठीक बात कर रहे हो। और आप ये देखें कि एक सवाल मेरा ये था कि जब हम एनवायरमेंटल सैंपल्स लेते हैं, ठीक है, तो उसमें तो ये शर्त नहीं होती कि इन्वायरमेंटल सैंपल के अंदर अगर वायरस है तो वायरस किसके जरिए फैला है? वो बच्चे के जरिए भी फैल सकता है, वो अडल्ट के जरिए भी फैल सकता है। तो हम अडल्ट को तो डोज नहीं देते, हम तो 5 साल से ऊपर बच्चे को डोज नहीं देते। तो फिर जब तक आप अडल्ट को ट्रीट नहीं करेंगे, आपके इन्वायरमेंटल सैंपल जो है वो तो पॉजिटिव रहेंगे। मुझे आज ये भी कहना है कि क्या ये हेल्थ वर्कर्स का ही जो है वो फ़र्ज़ है कि वो सबके बच्चों को जाके पोलियो के ड्रॉप पिलाएं, एक एक घर का दरवाज़ा नॉक करें, स्पेशल कैंपेन्स करें? क्यों? वाई? इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा जो खर्च होता है ये क्यों होता है? क्या मेरी बजाते शहरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? या एज अ बाप मेरा कोई फ़र्ज़ नहीं है? अगर मैं अपने बच्चे को अल्लाह के फजल से जो अल्लाह मुझे देता है और उसको मैं पढ़ाता हूँ लिखाता हूँ, तो क्या ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि मैं खुद से उसको अपने करीबी सेहत के मरकज़ पर लेके जाऊँ? हाँ, अगर वहाँ वैक्सीन अवेलेबल ना हो तो हुकूमत का कसूर है। जब वैक्सीन अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है, फिर भी हमें ही लोगों के घरों पे जाना पड़ता है। लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। और आज भी जब रिफ्यूजल केसेस आते हैं, बिल्कुल सोचे ना, एक बंदा कहता नहीं मैंने नहीं लगवानी, कोई लॉजिक नहीं, कोई वजह नहीं, क्या है जी, और जनाब ये तो बांझपन कर देगी। और भाई पाकिस्तान की आबादी दर बढ़ती जा रही है, सालों से लोग पोलियो ड्रॉप पी रहे हैं। अगर इतना ही बांझपन करती होती तो हमारी आबादी तो ना बढ़ती। बिल्कुल ऐसे ही। तो कहने का मकसद है कि ये कलेक्टिव एफर्ट होती है। जब तक लोग अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करेंगे, जब तक लोग खुद से इसके अंदर शामिल नहीं होंगे, ये खतरा हमेशा तलवार की तरह लड़ता रहेगा। हमने लाहौर में जब मैंने ये बात की थी तो मैं यहाँ पर स्पेशल शुक्रगुजार हूँ चीफ सेक्रेटरी पंजाब का
अपनी सेक्रेटरी हेल्थ नादिया साकिब का भी, उन्होंने भी इस पे मेरा पूरा साथ दिया। हमने अडल्ट डोज जो है वो मुतारिक फरमाई और एक इंजेक्टेबल डोज जो थी, आपको शायद बिल्कुल, याद जी होगा बिल्कुल। कि 15 साल तक के बच्चों को जी। वो डोज स्पेशल कैंपेन पे लगी। और उसके बाद जब उस पायलट का रिजल्ट देखा गया तो बहुत हैरत अंगेज तौर पे पॉजिटिव रिजल्ट था। अब हम उसको लेकर आगे चल रहे हैं। अब सिंध भी उसको रेप्लिका कर रहा है, अब केपी भी उसको रेप्लिका कर रहा है और बलूचिस्तान भी उसको रेप्लिका कर रहा है। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हम इस अफरियत से, इस दियो से बहुत जल्द जान छुड़ाएंगे। इंशाल्लाह। ये 3 महीने के बाद अब क्या ये कंटिन्यू रहेगा सिलसिला के? इंशाल्लाह। ओके। देखें, बात ये है कि जब इन्वायरमेंटल सैंपल्स जो हैं वो नेगेटिव रहे मुसलसल, तो इसका मतलब ये है कि आपके सूबे में, और सबसे बड़ी बात ये है, जो पहले इन्वायरमेंटल सैंपल एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि उसका जो सोर्स था, पहले होता था कि उसका सोर्स क्या है जी, केपी है, कराची है, ठीक है। एक वक्त ऐसा आया जिस पे हम परेशान हुए कि उसका सोर्स लोकल डेवलप हो गया पंजाब का, तो हमारे लिए ये बहुत परेशानी की बात थी। लेकिन मरियम साहबा ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी और हमारी मीटिंग्स की। सीनियर मिनिस्टर ने, मरियम औरंगज़ेब साहबा ने इस पर खुद से अपना वक्त दिया और आज अल्लाह का शुक्र है कि जो सोर्स है वो भी ख़त्म हो चुका है और जो मुसलसल तीसरा महीना के पोलियो के इन्वायरमेंटल सैंपल्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव हैं। इस एफर्ट को मज़ीद कंटिन्यू कराने की ज़रूरत है, क्योंकि एक और मसला जो हमारे साथ सबसे बुनियादी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर आपको पता है कि जो लोगों का आना जाना था वो बेपनाह था, और आज भी बहुत सारे अफगानिस्तान के अफगानी शहरी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, लीगल भी हैं, इलीगल भी हैं। तो जो ट्रांसमिशन थी वो इस तरह से चलती थी, कोई आता था और वो ट्रांसमिशन हो जाती थी, और सूबों के चूँकि बॉर्डर्स नहीं होते और जितनी भी आप सख्ती कर लें ये मुमकिन नहीं, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप एक एक शख्स आने और जाने वाले को पोलियो ड्रॉप पिलाकर इन और आउट करेंगे। तो ये एक बड़ी मुसलसल एक एफर्ट हुई है, अल्लाह ने उसका रिजल्ट भी दिया, लेकिन इसको मज़ीद स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। अब जो कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर का प्रोग्राम लेकर आए हैं, हम चाहते क्या है कि हम अपनी EPI को, जो आज भी पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह लीड कर रहा है, अभी जो लेटेस्ट सर्वे है पंजाब 90% को क्रॉस कर चुका है, जो EPI डिजिटल जो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम है बच्चों का। तो हम जब तक उसको 100% पे नहीं लेकर जाते, उस वक्त तक हमें हर किस्म के ख़तरे जो है रहेंगे। जब हम उसको 100% पे ले जाएंगे, फिर हमें इंशाल्लाह किसी स्पेशल कैंपेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तमाम मामला जो है अल्लाह के सॉल्व। मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही करना था। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद हम आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। अब ब्रेक से पहले ख्वाजा साहब ने बात की जी हिफाजती टीकों का प्रोग्राम, और हिफाजती टीकों का प्रोग्राम यहाँ पे तो हम देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है दूर दराज शहरों में। ख्वाजा साहब, चैलेंज है, लोग लगवाते हैं? देखें, जो मैंने आपसे भी जो अर्ज़ किया ना कि हमारा EPI प्रोग्राम जो है वो डिजिटल प्रोग्राम है, पूरा मैकेनिज़्म है, हर चीज़ जो है वो उसमें टैग होती है। हमने अपने तमाम हेल्थ फैसिलिटीज़ पे, इवन कम्युनिटी के अंदर हमने इन तमाम चीज़ों को लॉन्च किया हुआ है। और जब भी कोई नई बर्थ होती है, उसकी बर्थ डोज से लेके उसके तमाम प्रोसीजर तक तमाम चीज़ों को डिजिटलाइज करके मैप किया जाता है। और हमने जो कहा है आपको कि जो मैक्स का सर्वे है, लेटेस्ट सर्वेज हैं, उसमें पंजाब 90% प्लस पे है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अब सिर्फ हमारा आखिरी 10% की लड़ाई रह गई है, और उसके लिए जो हम कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर का प्रोग्राम ले आए हैं। अब देखें अब क्या होगा, अब जो कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर जब हर घर में जाएगी, उसके पास 200 घर है या 250 घर है, अब उसका काम ही है सुबह शाम अपने घरों का ध्यान रखना। तो जब वो अपने घरों का ध्यान रखेगी, उसको पता होगा कि फलां घर में अभी एक बेबी हुआ है, तो फौरी तौर पे वो जाएगी, उसको रजिस्टर करेगी और उसकी बर्थ डोज कराएगी, और उसके बाद उसके पास डिजिटली हर चीज़ उसके पास टैब है, उस पे रिकॉर्ड आएगा कि अब किस बच्चे का टाइम हो गया और अब किस बच्चे का टाइम हो गया ऑटोमेटिकली। और वो क्वालिफाइड पर्सन है, वो ही उन बच्चों को जो है वो इंजेक्टेबल्स भी लगा सकती है। और वो ही उन बच्चों को जो है वो डोज भी दे सकती है। यानी आपको ये डोर स्टेप पे फैसिलिटी अवेलेबल? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, ये तो बहुत ज़बरदस्त है। बहुत ज़बरदस्त कैंपेन्स चलती थी और आप ही उनको लीड कर रहे थे। CM तब शहबाज शरीफ साहब होते थे और सुबह सुबह मीटिंग्स होती थी डेंगू के हवाले से। डेंगू खत्म हो गया वैसे बाय द वे? नहीं, देखें, जब तक हम बंदे के पुत्र नहीं बनेंगे समेत मेरे, डेंगू नहीं खत्म होगा। अच्छा। मैं अभी जिस बात का रोना रो रहा था, अब आपने खुद कहा है कि बहुत ज़बरदस्त कैंपेन्स होती थी, कितना ज़्यादा TV पे हर वक्त आप लोग चलाते थे, ऐड चलते थे, किताबों के अंदर एक करिकुलम के अंदर उसको ऐड कर दिया गया, डेंगी का पीरियड बना दिया गया, हर चीज़ के बावजूद। आज भी आलम यह है कि अब अभी गर्मियों का मौसम था, हम लोग अपने घरों में एयर कूलर लगा रहे थे, जो AC नहीं लगा सकते वो एयर कूलर लगा रहे थे। अब चूँकि बरसात आ गई, जब बरसात आती है तो एयर कूलर लोग इस्तेमाल नहीं करते। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना।
तो जब सितंबर आता है तो आहिस्ता आहिस्ता वेदर फिर बेसिकली जाना शुरू हो जाता है। हम में से बहुत सारे क्या करते हैं कि उनको अच्छी तरह से पानी उसका निकालते हैं, उसको खुश्क करते हैं और उसको कहते हैं कि लो जी अब अगले साल के लिए तैयारी करेंगे। और अक्सर क्या करते हैं कि पानी जो उसके अंदर पड़ा था वैसे ही पड़ा रहता है। अब डेंगू का प्रॉब्लम ये है कि अब डेंगू का सीजन स्टार्ट हो गया समझे। अब अगर एक चम्मच के बराबर पानी भी अगर 4 दिन 5 दिन पड़ा रहेगा तो उसमें डेंगू लार्वे के आने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो अक्सर लोगों के घरों के एयर कूलर के अंदर जहाँ पानी इकट्ठा हुआ होता है, डेंगू लार्वा आ चुका होता है, उनको पता नहीं होता, वो वहीं से मच्छर बनता है, फिर सबसे पहले उसी घर वाले को काटता है। ऐसे ही है, ये भी मैं आपको बताऊं, लेकिन हमें इसका कोई एहसास नहीं। आज हमारे सेंट्री पेट्रोल जब घर का दरवाजा नॉक करते हैं तो अक्सर लोग उनसे लड़ पड़ते हैं, वो तुसी की आ जाते हो भी बार बार, वो आप क्या आके चेक करते हैं। तो भाई अगर आप अपना घर खुद चेक कर लें तो किसी को ना आना पड़े। तो ज़रूरत इस उम्र की है कि हमें वो तमाम एहतियातें जो बड़ी मामूली हैं कि आपके घर के अंदर कहीं को पानी तो नहीं इकट्ठा हुआ, आपके घर के अंदर कोई पुराना टायर तो नहीं पड़ा हुआ जिसको आपने तलफ नहीं किया, या आपने उसमें रेत नहीं भरी और इस तरह की 4-5 चीज़ें हैं। जंक यार्ड्स हैं और आपके इर्द गिर्द जो है वो दूसरी चीज़ें हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, कोई घर बना रहा होता है तो डेफिनेटली आपको पता है ना वो पानी इकट्ठा किया होता है उन्होंने। तो इस तरह की साइट्स के ऊपर जो है वो डेंगू मच्छर के आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके लिए भी हमें देखें इतना अमला रिक्रूट करना पड़ता है, इतना बड़ा बजट देना पड़ता है। गो कि अब हम जो है वो 9 माह के लिए करते हैं, लेकिन ये भी कोई तरीका तो नहीं है। कोई हमारी जिम्मेदारी भी है या नहीं है, या सब कुछ हुकूमत नहीं करना है। तो सब कुछ हुकूमत नहीं करना है और गालियां भी हुकूमत ने खानी है, हमने कुछ नहीं करना। तो इन शॉर्ट वर्ड्स, जब तक हम मिलकर काम नहीं करेंगे, हमसे मुराद हम और आप और अवाम और सब, जब तक हम सब अपना अपना फ़र्ज अदा नहीं करेंगे। देखिए, मुझे दुनिया में कोई ऐसी मशीन बता दें कि जिसमें इनपुट ना डालें और आउटपुट निकल आए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस कोई एक दुनिया में मशीन बता दें, नहीं है। लेकिन यहाँ पे ना खालिद साहब लोगों को जगाना पड़ता है, झंझोड़ना पड़ता है हमें। तो अगर गवर्नमेंट जोड़ना पड़ता है तो फिर आप देख लें, फिर अभी जो हालत है, हालत क्या है? हालत यही तो है कि हम निज़ाम को क्यों ठीक नहीं कर पाते। निज़ाम हुकूमत से नहीं होता हाली, निज़ाम हाली सरकारी मशीनरी से नहीं होता, निज़ाम अवाम के साथ भी होता है। जब तक अवाम निज़ाम में हिस्सा नहीं लेगी, अवाम शायद ये समझती है कि हाली वोट पाना ही साडा काम है, ठीक है, वो भी जिधर मर्जी अन्य वाह पा दी है, ना सानू कभी पूछा ना किसी और को कभी पूछा। तो कहने का मकसद है कि अवाम को अब एहसास करना होगा कि ये हमें मिलकर काम करना है। इस शऊर की जो बात होती है ना अक्सर, अच्छा उस टाइम पे भी ना सबसे ज्यादा डेंगू लार्वा जो बरामद होता था वो पोश इलाकों में जाके, टाइम नहीं ना होता हमारे पास, मसरूफ पड़े होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कहने का मकसद ये है कि ये आजकल जो है ना, किसी में यंगस्टर से पूछूं ना किसी शख्स के बारे में कि आपको क्या मिला, वो कहते हैं शऊर मिल गया। अब शऊर क्या है? शऊर ये समझ लिया गया है कि अना मेरा गिरेबान पकड़ ले तो मैं अना का पकड़ लूँ और हम सवाल करें। ये शऊर नहीं है। शऊर अपने आप को दुरुस्त करने का नाम है कि मैं अपने गिरेबान में झांकूं, मुझ में जो गलतियां हैं मैं उनको ठीक करूं। और फिर वही बात कि कहते हैं यूनियन इज स्ट्रेंथ। जिन कौमों ने तरक्की की है उन कौमों ने अपना रोल प्ले किया है। मैं यूएस में था, 2006 की बात कर रहा हूँ। तो यूएस में मैं एक दिन पार्क में फिर रहा था तो एक खातून जो है वो एक अपना पेट लेके फिर रही थी। मेरे सामने की बात है कि उसके पेट ने जो है वो वहाँ पे वो पोटी वोटी की, तो उस खातून ने अपनी जेब का पर्स खोला, उसमें से टिश्यू निकाला और खुद से उसको उठाया और लेकर चली गई। और मैं उसको देख रहा था। अब पाकिस्तान में को करता है सवाल ही पैदा, रात रोज लेके फिरने के, लो जाओ किसी प्लाट से करा लो या किसी सड़क पे करा लो, घर से बस बाहर ले आते हैं। तो भाई हर शहर, वो लोग सिविलाइज हो गए। बिल्कुल। कैसे हो गए? हम उनकी तरक्की देखते हैं, हम उनके जिस तरह वो उनका मुंह लाल है, हम कहते हैं अपना मुंह थप्पड़ मार के लाल कर लें। तो भाई उन वाले काम भी करें ना, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें जिनकी हिदायत की है उनको प्रैक्टिकली उन्होंने अडॉप्ट किया। कलमा नहीं पढ़ा और हमने कलमा पढ़ा लेकिन चीज़ें अडॉप्ट नहीं की। जो कहा है उन्होंने उस पर अमल करने का मतलब है कि आपको इश्क है। अतात का मतलब है, पैरवी का मतलब है कि आपको इश्क है। तो वहाँ देखें क्या होता है। वहाँ सुबह सुबह लोग अपने कामों पे जाते हैं, 6 बजे 5, साढ़े 5, 6 बजे वो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। उसके बाद उनका रात का डिनर भी 6, साढ़े 6 से ऊपर नहीं होता। 7 के ऊपर कोई डिनर का कॉन्सेप्ट नहीं है। और मार्केटें, दुकानें वहाँ 6:30, 7 बजे तक बंद हो चुकी होती हैं। लोग अर्ली राइजर हैं और अर्ली स्लीप करते हैं। यहाँ क्या होता है, यहाँ गाहक ही नहीं आते और दुकानदार होते हैं, वो कहते हैं जनाब सानू 12 बजे तक खोलो, जो गाहक नहीं आते। तो लोग अगर जल्दी आना शुरू हो जाए तो दुकानदार बेचारे को कोई शौक तो नहीं है रात 12 बजे तक बैठे अपनी बिजली खर्च करे, अपने कुछ ना करे, बस आप नेचर को फॉलो करना शुरू कर दें तो बहुत सारे मसाइल आपके। मसला अगर हमें तरक्की चाहिए भाई मुल्क की, हम पासपोर्ट की इज्जत चाहते हैं, हम सब कुछ चाहते हैं, हाँ करना असी कुछ नहीं। और भाई अगर तरक्की करनी है सब ने हिस्सा डालना है, अपने मुल्क का इमेज ठीक करना है। बाहर जाते हैं हम चवले मारते हैं, यहाँ से हमारे
गैंग के गैंग जाते हैं जो वहाँ जाके मांगते हैं, हम वहाँ जाके साइबर क्राइम के फ्रॉड कर लेते हैं, 70 हम चीज़ें करते हैं, लोगों से धोखे देते हैं। तो हमें हर बंदे को अपना अपना आप दुरुस्त करना होगा, तो ये मुल्क दुरुस्त होगा। बेशक आपने बिल्कुल ठीक कहा। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं जिम, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। फारिस साहब, महंगाई है मुल्क में? बेपनाह। अच्छा, आप भी मुतासिर होते हैं? नहीं, सब होते हैं। देखिए क्या हुआ क्या है, आप ज़रा थोड़ा सा अंदाज़ा करें। आप अगर डिजिट्स के ऊपर जाएं, इकॉनमी के डिजिट्स पे, तो पाकिस्तान महंगाई की बुलंद तरीन शरह से कम तरीन शरह पे पहुंचा था। ये आप हौसला दे रहे हैं? मैं नहीं हौसला नहीं दे रहा, मैं आपको ज़रा अगला मेरा फिक्रा कंप्लीट होने देना। उसके बाद अमेरिका ईरान जंग हो गई, दोबारा महंगाई डबल डिजिट्स में आ गई। लेकिन अलमिया क्या है? अलमिया वही है जो मैं बार बार रोता हूँ कि हम जिम्मेदार शहरी बने। मुझे बताएं, पेट्रोल महंगा हो गया, हर बंदा कहता है जी महंगा हो गया जी, हर चीज़ महंगी करनी है। ऐसे ही खुली बात, बिल्कुल ऐसे ही। जब सस्ता होता है कोई भी नहीं करता, कोई नीचे करता है। तो खारिज साहब, यहाँ तो हर एक दिन पेट्रोल महंगा, एक दिन सस्ता। ये तो अब ये पॉलिसी आई है ना। मैं जो इतने साल हम चलते रहे हैं, मुझे एक साहब जो है, मैं नमाज पढ़ के निकला तो उन्होंने मुझे कहा कि सुखा साहब आप बताएं महंगाई का क्या करना है। मैं कहा यार देखें, हम इसमें क्या कर सकते हैं, जंग लड़ी। उन्होंने कहा नहीं देखें ना जी। तो मैंने उनको कहा कि भाई जब चीज़ें महंगी होती हैं, पेट्रोल महंगा होता है, उस वक्त लोग चीज़ें बढ़ा देते हैं, ऐसे ही है। लेकिन जब सस्ता होता है फिर काम क्यों नहीं करते? ज़रा समझे ना जी बिल्कुल। तो हम भी माजरत से, हम अगर ताजर हैं तो हम भी यही चाहते हैं कि नफ़ा अपने घर ही ले जाएं। हम अगर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम भी यही चाहते हैं नफ़ा अपने घर ले जाएं। आप सारी दुनिया में जिस यूरोप और अमेरिका में जाने को लोग मरते हैं, वीज़े के लिए लाइनें लगाते हैं, वीज़ों के लिए जो है वो मुझ समेत 1-1 किलोमीटर की लाइन में खड़े होते हैं ना, ऐसे ही बिल्कुल। उन मुल्कों में जब क्रिसमस आता है, जो उनका त्यौहार है, तो चीज़ें सस्ती होती हैं बिल्कुल। और आपके मुल्क में जब रमज़ान आता है, जो आपका त्यौहार है, तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। इसी एक बात से आप अंदाज़ा लगाएं कि हम किस कदर अखलाकी पस्ती में हैं। तो जब तक हमारा तवक्कुल मजबूत नहीं होगा, जब तक हम वाकई अपने आप को इस मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं होंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं करेंगे, हर चीज़ दूसरे पे डाल के या हर चीज़ हुकूमत पे डाल के, गालियाँ दे के, सोशल मीडिया की पोस्टें चार करके हम समझते हैं अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। तो भाई अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। सोशल मीडिया से ज़िंदगी नहीं बनती, पोस्ट लगा के या ट्वीट करके ज़िंदगी नहीं बनती, प्रैक्टिकल काम करना पड़ता है। तो प्लीज़ बी प्रैक्टिकल और इस मुसीबत से बाहर आ जाएं और नेगेटिविटी से बाहर आ जाएं। बेऐब सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, बाकी लोग जो हैं उनके अंदर कोई ना कोई खूबी भी है और खामी भी है। तो हमें खूबियों खामियों के साथ लेकर आगे चलना है। अपने मुल्क में अगर हमारे कोई अच्छी चीज़ें हैं उनको उजागर करना है, और अगर कोई बुरी चीज़ है तो उसको ठीक करना है। आम आवाम क्या कहती है, गरीब आदमी क्या कहता है? हुकूमत को हमारे से कोई लेना देना नहीं, उनको तो हमारी मुश्किलात का इदराक नहीं। हमारे लिए तो 2 वक्त की रोटी कमा के लेके जाना मुश्किल हुआ है, तो हुकूमत को क्या वाकई गरीब की मुश्किलात का इदराक नहीं है? देखें, इशू ये है कि आप सालों से देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। कभी बेनिफिट स्पॉट प्रोग्राम आ गया, कभी कोई सस्ता राशन प्रोग्राम आ गया, कभी कोई चीज़ आ गई है। लेकिन फिर मैं उस बात पे आऊँगा, एक तो हमने अपनी ज़िंदगी के खर्चे बेपनाह बढ़ा लिए है ना। मैं अपनी होश की बात कर रहा हूँ, मैं कोई 200 साल का तो नहीं हूँ, ठीक है। हम लोग एक कमरे में एसी लगा के सोते थे, एक कमरे में सारे। आज हर कमरे में एसी है सबके। एक टीवी देखा करते थे, पूरा मोहल्ला भी देखा करता था। जब हम अंदरून शहर में बच्चे थे, छोटे से पैदा हुए, तो अंदरून शहर में एक घर में टीवी होता था, सारे रात को इकट्ठे होकर देखते थे, ऐसे, ठीक है। आज हमारे हर कमरे में टीवी है। आज मोबाइल का बैलेंस डलवाना हमारी टॉप प्रायोरिटी है, समझे ना। तो हमने अपने खर्चे बढ़ा लिए, जिसको जहाँ जिसके घर में एक गाड़ी होती थी वहाँ 4-4 गाड़ियाँ हैं। हम ये नहीं देखते। हम सबको मुझ समेत अपने अपने आप को दुरुस्त करना होगा। ज़िंदगी में थोड़ी सी सादगी लानी होगी। हमारा निज़ाम बिल्कुल भी सादा नहीं है। हम हुक्मरानों को बातें करते हैं, लेकिन हम खुद भी सादा नहीं है। डाला कल्चर, प्रोटोकॉल कल्चर, बड़ी बड़ी डेंगे मारना, शो मारना, गाड़ियों को गाड़ी ले लिया, घड़ी ले लिया, कुछ ले लिया तो सोशल मीडिया पर लोगों को ऐसे बताना, हम उसे लाइक करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब आपके वक्त के लिए। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।